नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल भीम एजुकेशन सेंटर पर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है और हम यहाँ पर ग्रामर का बेसिक शुरू कर रहे हैं। तो ये दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजों को बताया है। आज जो क्लास है इसमें हम क्या है थोड़ी सी और डिटेल में जाने वाले हैं, यानी कि ग्रामर पर हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे सबसे पहले लेटर किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं और इसी क्रम में आगे भी क्या है चीजों को करने वाले हैं। अभी जो ये क्लास चल रही है हाई स्कूल और इंटर वाले जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड स्पेशली उनके लिए क्या है शुरू की गई है। तो अभी मैंने यहाँ पर पेपर पर डिस्कशन नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है दोनों क्लास का एक एक पेपर आपको दिखाने वाले हैं और फिर हम उसी सिलेबस के हिसाब से क्या है चीजों को करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बहुत कम है और टाइम के हिसाब से हमें सिलेबस को भी क्या है कवर करना है। अभी हमारे पास क्या है 1.5 महीना। तो सबसे पहले लेटर जान लेते हैं। लेटर को कहते हैं अक्षर या फिर वर्ण भी कहते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके अक्षर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको अक्षर से ही पता चल रहा है। यहाँ पर जो अक्षर शब्द है ये क्या है 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ थोड़ा समझेंगे। ए प्लस छ। यहाँ छ का मतलब होता है टूटना और यहाँ ए का मतलब है नहीं। जहां ए लग जाता है वहां पर क्या है उसका मतलब हो जाता है नकारात्मक, यानी कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ने टूटना, तो यानी कि अक्षर का मतलब ही होता है कि जो टूट ना सके। ठीक है, तो क्या है अक्षर हम कह सकते हैं कि जिसकी और ध्वनियां तोड़ी ना जा सके या फिर मतलब जिसको खंडित ना किया जा सके। ये क्या है छोटी से छोटी ध्वनियां होती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं अक्षर कहते हैं। अक्षर जैसे कि ए बी सी इस तरह से क्या है जेड होती है। और ये अगर हम इनकी टोटल बात करते हैं तो जेड तक कितने होते हैं, ये 26 अक्षर होते हैं या फिर 26 वर्ण हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट की। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब कि एक ऐसा ग्रुप होगा जो एक हिसाब से लगाया गया हो। हालांकि किसी चीज को लिखने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, कई सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उनको क्या है उचित ढंग या फिर उचित रूप देना ही क्या है एक व्यवस्था कहलाती है। और जब कोई चीज व्यवस्था में होती है तो उसको क्या है कोई ना कोई नाम देते हैं। तो इस व्यवस्था को हम क्या देते हैं नाम अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। एन अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। ये इंग्लिश में लिखा है नीचे और यहाँ पर क्या है हिंदी में चीजें लिखी गई है। अभी अगर हम बात करते हैं वर्णमाला की तो वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होते हैं कितने होते हैं 26 होते हैं और इनको 2 पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या है डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो है वोवेल और इधर लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम स्वर कहते हैं और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में भी होते हैं और अंग्रेजी में भी होते हैं। थोड़ा इस तरह से लिखेंगे। यहां पर सबसे पहला जो क्या है ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वोवेल्स है यानी कि जो स्वर है उनकी संख्या 5 होती है। उसके बाद जब हम 5 निकाल देंगे किससे 26 से तो हमारे पास कितना बचेगा 21 बचेगा। अब उन 21 को देख लेते हैं। ए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी। ई यहाँ पर आ गया, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई यहाँ पर है, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, एल लिखेंगे, एम लिखेंगे, एन लिखेंगे। उसके बाद ओ यहाँ पर है, यहाँ पी लिखेंगे, क्यू आर एस टी, यू यहाँ पर है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि वोवेल में और कॉन्सोनेंट्स में। अभी जो चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप 5 वोवेल्स देख रहे हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं, लेकिन जो इनकी ध्वनियां होती है, जो इनके साउंड्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं।
जो वोवेल के साउंड्स होते हैं, वोवेल के साउंड्स होते हैं 20 और जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स इनके साउंड होते हैं 24। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल हमारी वर्णमाला होती है यानी कि जो हमारी अल्फाबेट होती है उसमें टोटली साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं, यानी कि 44 साउंड्स होते हैं, 20 वोवेल्स के और 24 कॉन्सोनेंट्स के। जब हम किसी सेंटेंस में या फिर किसी नाउन से पहले ए और एन का यूज सीखते हैं तो यहीं से सारी चीजें क्या है? निकलती है। इन्हीं साउंड से क्या है? सारी चीजें निकलती हैं कि हमें किस शब्द के साथ ए का यूज करना है और किस शब्द के साथ हमें एन का यूज करना है। अभी यहाँ पर क्या है? हमने जाना है लेटर्स को और अल्फाबेट को। यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ और इसी तरह से हम क्या है सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अभी हम वर्ड के बारे में जानेंगे और उसके बाद सेंटेंस और ये सारी चीजों पर क्या है चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं शब्द यानी कि वर्ड। अक्षरों का सार्थक समूह वर्ड कहलाता है, यानी कि शब्द कहलाता है। अक्षरों का सार्थक समूह, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। इस तरह से क्या है यहाँ पर डेफिनेशन है। अभी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अक्षरों का सार्थक समूह, इससे क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं फादर, फादर हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं, हम जानते हैं कि फादर का मतलब होता है पिताजी। फादर का मतलब क्या होता है? पिताजी। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को एक ऐसे फंक्शन में तोड़ दें या फिर इनको इस तरह से चाहे इस तरह से प्रदर्शित करें कि हमें कुछ समझ ही ना आए, यानी कि कोई अर्थ हमारे समझ नहीं आए, तब ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जैसे यहां पर इस तरह से अगर हम लिखें, इस तरह से हमने क्या है लिख दिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे अक्षर वही है, लेकिन हमने क्या है इनका क्रम बिगाड़ दिया है, यानी कि अब इनका क्रम सही नहीं है। और हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि सार्थक समूह होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसको एक शब्द कह सकते हैं, अन्यथा उसको शब्द नहीं कहेंगे, यानी कि वो हमारा शब्द नहीं होगा। तो ये क्या है? ये गलत है और इस तरह से जो शब्द होंगे वो सही होंगे। तो इस तरह से हम शब्द को देखते हैं, यानी कि शब्दों को जो मतलब कि जो शब्द होते हैं अक्षरों का एक सार्थक समूह होना चाहिए, कोई ना कोई उसका अर्थ होना चाहिए, अन्यथा हम उसे शब्द नहीं मानेंगे। शब्द को आप इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको गलत भी मिल सकता है। अगर आपको सही करने के लिए बोला जाए तो आप उसको एक अर्थ की दृष्टि से देखने के बाद उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको यही शब्द तोड़कर दे दिया जाए, बिखेर दिया जाए, उल्टा सीधा कर दिया जाए, तो आप इस तरह से किसी शब्द को एक व्यवस्था में लगा सकते हैं और उसको क्या है सार्थक रूप दे सकते हैं, जो हमारा शब्द कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वाक्य और अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि एक सार्थक समूह होना चाहिए किसका? शब्दों का। अभी हमने शब्द के बारे में जाना। अक्षरों का सार्थक समूह वर्ड कहलाता है और वर्ड का सार्थक समूह यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल ग्रुप क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि अक्षर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। इस तरह से क्या है सारी चीजें निर्मित की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस में लिखता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, राम बहुत। यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा
राम बहुत मेहनती है। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, यानी कि दो वाक्य में यहाँ पर लिखे हैं, राम बहुत और राम बहुत मेहनती है। जिस सेंटेंस से फ्लो बने, जो सेंटेंस अच्छा लगे, वही क्या है, सार्थक होता है। राम बहुत से आगे कोई भी शब्द नहीं दिया गया है, अर्थात इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको सेंटेंस की संज्ञा नहीं देंगे। राम बहुत मेहनती है, यहां हमें लग रहा है कि एक सेंटेंस है, बोलने के तरीके में, देखने का ढंग और यहां से जो फ्लो बन रहा है वो एक अच्छा फ्लो है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी शब्दों के समूह से सार्थक अर्थ निकले, यानी कि अर्थ निकले कोई, तो हम उसे सेंटेंस की संज्ञा देंगे। यानी कि हमारा सेंटेंस राम बहुत मेहनती है एकदम सही है, जबकि राम बहुत गलत है, यानी कि इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे और इसको हम सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस अगर हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कि ही इज गोइंग टू, यहां पर लिख देते हैं बिहार, लिख देते हैं ही इज गोइंग टू बिहार। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, टू गोइंग इज ही बिहार, तब हमारा सेंटेंस क्या है, बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें शब्दों का कोई क्रम नहीं है। जबकि अगर हम सेंटेंस को देखते हैं स्ट्रक्चर बेस पे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर यहाँ कह सकते हैं अदर वर्ड आता है। इस वाले स्ट्रक्चर पर सारा क्या है, खेल बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि पहले सेंटेंस में ये सभी चीज हमें क्या है, नजर आ रही है। यानी कि इसके हिसाब से ये वाला सेंटेंस अर्थपूर्ण है, सार्थक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस गलत है, जबकि ये वाला सेंटेंस सही है। अभी हम यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस की डेफिनेशन को हमने जान लिया है। अब हम सेंटेंस के पार्ट जान लेते हैं कि सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ पर आप अगर इस तरह से देखते हैं तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहले लेटर बनता है और लेटर के बाद वर्ड बनता है और वर्ड से होता है सेंटेंस का निर्माण। इस तरह से आप क्या थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ड से सेंटेंस का निर्माण होता है। बेसिकली सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है प्रेडिकेट, और इसको हम हिंदी में विधेय बोलते हैं, विधेय। इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है। बेसिकली सेंटेंस में जो चीजें होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड होता है। अब यहाँ पर जो वर्ब है ये हो सकता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं किसी सेंटेंस में। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी इन पर हम इस क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका क्या है, ब्रॉड एरिया है, तो ये हमें समझना बहुत ज्यादा क्या है, इसमें हमें लंबी क्लास देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर नहीं समझेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे लिए जानना ये है कि जो सेंटेंस के भाग है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये क्या होते हैं। यहाँ पर मैं इसे रब कर देता हूँ, इसे यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अभी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता। और जो सब्जेक्ट को छोड़कर सारी चीजें होती है वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट, वही प्रेडिकेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस का निर्माण दो चीजों से होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के योग से क्या बनता है, या फिर इनके सम्मिलित रूप से, इनके कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। और कह सकते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो जो सेंटेंस में काम करता है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो प्रेडिकेट है उसको हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो दो चीजों से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। पहला भाग सब्जेक्ट का होता है और सब्जेक्ट को छोड़कर जो पूरा सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट का ही क्या होता है, भाग होता है। इस तरह से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। इतना ही है, आज ही क्लास हम यहीं पर बंद करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेंस शुरू करेंगे और टारगेट रखेंगे कि हम बहुत जल्दी से जल्दी सारे टेंसेस को खत्म करें, उसके बाद और आगे की चीजों को भी, क्योंकि हमें करना है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये थोड़ी सी चीजें आप समझ सकते हैं। इनकी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो इसमें बहुत ज्यादा समय हमें लग जाएगा, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। तो इसलिए क्या है, हमें थोड़ा ही पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा। मैं कम लिखवाऊंगा और ज्यादा समझाऊंगा, तो आप समझने की ज्यादा कोशिश करें, लिखने की ज्यादा कोशिश ना करें। अभी ये सारी चीजें क्या है, मैं बाद में एक बार अच्छे से कराऊंगा, पूरी डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का क्लास बस इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।